देखो, आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोलाइसिस होता कैसे क्या है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस सिंपली मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो भी पार्शियली, मतलब पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे। देखो, कोई भी चीज़ें जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो मेजर ऑफ जो रेस्पिरेशन के पार्ट है, हम 3 पार्ट में कवर करते हैं। जो मेन फूड पार्टिकल से, मतलब फूड पार्टिकल के ब्रेक डाउन से रिलेटेड होता है। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड होता है क्रेब साइकिल, सॉरी कैल्विन आ रहा है, क्रेब साइकिल, और लास्ट में आता है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम तो इन तीनों पार्ट के अंदर हम कंप्लीट ग्लूकोज के ब्रेक डाउन और एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी पूरा निकल जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस 3 जो स्टेप है उसका फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम ग्लूकोज को पार्शियली, मतलब ये प्रोसेस जो होता है ना, इसमें ग्लूकोज का पार्शियली ही ब्रेक डाउन हो पाता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूरे तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे मतलब इसके जो साइंटिस्ट जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम था इम्बेडेड मेयर मेयर हॉफ पार्नस। इस साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, पार्नस। ये तीनों साइंटिस्टों के जो नाम के फर्स्ट लेटर है, उनके लेटर से, उसी से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के पार्टिकल क्या होता है। अब ये कहाँ होता है, ये पहले तो देख लो कि ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं रहता है। इसमें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ना तो ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन में, जैसे हम जानते हैं नॉर्मली कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, लेकिन जो इस पार्ट है ना, ये वाला स्टेप है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनएरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है। सेकेंड टॉपिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी सेकेंड इसके जो पॉइंट है, वो पूछा कि कहाँ होता है, मतलब इसके प्लेस बताना है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो ये पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के 3 पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है। थर्ड इसके टॉपिक है कि 2 तरह के रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड करते, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। सेकेंड जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में। 2 तरह के मतलब रेस्पिरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन के यूज के। एक जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है, नहीं रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं एनएरोबिक। तो जो एक ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ये जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के 3 स्टेप का फर्स्ट स्टेप है, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगता है। ये मतलब इस पार्टिकुलर स्टेप में ऑक्सीजन के विदाउट ही होता है, तो इसको एनारोबिक कंडीशन में कह सकते हैं, एनारोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब तो इतना हमने कवर कर लिया है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब नॉर्मली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। अब आगे हम इसका मतलब साइकिल पढ़ते हैं कि कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है।
ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसको ये साइकिल पढ़ने से पहले हम एक मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा एक एटीपी के बारे में पढ़ते हैं। एटीपी क्या होता है, हम सेल बायो में पढ़े थे, क्या होता है एटीपी सेल का करेंसी होता है। जब ये टूटता है तो कितने बार क्या क्या होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी, ठीक है। आप देख लो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, ये ज़्यादातर काम आएगा इसमें, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट बता दिया। आप देखो जब एटीपी टूटता है तो क्या बनाता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक एडीपी। आप देखो एटीपी बनना है, अगर एटीपी को बनना भी है ना तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा और एक एडीपी मिल के ही एटीपी, मतलब ये प्रोसेस दोनों तरफ चलता है, दोनों तीर लगा दो एक ऐसा मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे तो सेम थिंग है। तो आप देखो इतना पढ़ लिए ना, जैसे एटीपी टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एक एटीपी। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखोगे ना तो इस वाले साइकिल बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे आसान तरीके से हम याद कर लेंगे और रिमेंबर भी हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो एक फॉस्फेट होता है तो हम उसके पोजीशन लिख के 1 फॉस्फेट लिख देते हैं, लेकिन अगर 2 फॉस्फेट हो गया तो 20 फॉस्फेट, मतलब 2 फास्फोरस हो गया तो 20 फॉस्फेट लिखते हैं इसमें, ठीक है। इस साइकिल में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं साइकिल को समझना कि ये कैसे चलता है, ये पाथवे कैसे है। देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज नॉर्मली ग्लूकोज रेस्पिरेशन में जानता है, हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कोई भी सब्सटेंस आता है तो उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो रेस्पिरेशन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पे आ गया और ग्लूकोज एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें एक एटीपी हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में एटीपी के एक एटीपी इन्वॉल्व होता है। अब एटीपी मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, देखो एक एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है और रिलीज क्या हो गया, एडीपी। तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका कहाँ गया, इस अगले वाले मॉलिक्यूल में जुड़ गया। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के जो मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उसके 6th पोजीशन पे ये फास्फोरस जाके जुड़ गया है। एटीपी टूटा है तो कहाँ गया है, ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे जाके जुड़ गया है, इसीलिए इसको 6 फॉस्फेट बोल दिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आइसोमरेज, मतलब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना इसमें आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, जैसे कि आइसोमर का हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, तो उसी को हम आइसोमर बोलते हैं। तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होता है। अब देखो इसमें आइसोमराइजेशन हो गया, अब इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लूकोज को चेंज हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में। अब इसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, केवल ग्लूकोज के स्थान पे क्या बोलना है हमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। याद हो गया। अब आइसोमराइजेशन मतलब ग्लूकोज से सीधे फ्रक्टोज बन जाएगा और जो 6 पोजीशन पे फास्फोरस था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आप देखो इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और एटीपी हमें देना है, एटीपी अब फिर एक एटीपी देंगे तो क्या होगा, इसमें एटीपी जैसे हम दे रहे हैं तो एक एडीपी तो निकल जा रहा है, ये एडीपी निकल रहा है, दिख रहा है तुम्हें, एडीपी निकल गया। अब इसमें इस साइकिल के अंदर इस पाथ में क्या इंटर कर गया, क्या इंटर किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसमें अंदर क्या चला गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6, देखो फ्रुक्टोज 1,6 और मैंने बोला था एक फास्फोरस है तो नॉर्मल लिख देंगे पोजीशन दिखा के, लेकिन जैसे 2 फास्फोरस होता है ना 2 फास्फोरस, तो इसमें क्या लिखते हैं 20 फॉस्फेट, 1,6 20 फॉस्फेट। मतलब देखो
ये जो एक तो ऑलरेडी 6 पोजीशन पे फास्फोरस लगा हुआ था, लेकिन सेकेंड कहाँ जाके लग गया, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। इसमें कोई चीज नहीं है, एक ग्लूकोज याद रखना है, एक फ्रक्टोज याद रखना है। ठीक है, और बाकी स्टेप हमें केवल एटीपी को ऐड करना है। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एल्डोज, एल्डोज क्या करेगा इसमें, अब एल्डोज एंजाइम एक्चुअली इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल के कंपाउंड है, सॉरी कितने कार्बन के कंपाउंड है, 6 कार्बन का। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, C6H12O6। ठीक है, अब इसमें कितना 6 कार्बन है, कहां तक, फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट, ये भी 6 मॉलिक्यूल का मतलब सॉरी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब इसको जैसे एल्डोज हम एंजाइम लगाएंगे ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और ब्रेक डाउन होके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब एक कंपाउंड है ना, इसके ब्रेक डाउन हुआ और 2 कंपाउंड बन गया, और दोनों में एक फास्फोरस चला गया, और कितने कंपाउंड के बन गए, कितने मतलब सॉरी इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन के कंपाउंड हो गया, और दूसरा भी 3 कार्बन के कंपाउंड रहा। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बना हुआ है ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। मतलब ए फर्स्ट वाला प्रोडक्ट में ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते रहता है, मतलब जो है ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हम दोनों प्रोडक्ट को नहीं कंसाइडर करेंगे, एक ही प्रोडक्ट को लेके हमें जाना है, जो कि फर्स्ट है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको लेके हम आगे की साइकिल बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे साइकिल कंटिन्यू करेंगे। अब देख लो इसमें इसके बीच में आइसोमरेज होता है, जो कि इसके दोनों के बीच में कन्वर्ट करते रहता है। ठीक है, अब देख लो ए वाला सेम प्रोडक्ट है, कितने इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो हम 2 मॉलिक्यूल इसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये जो कंपाउंड है ना फर्स्ट उसी को ले रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, अब देखो अब 2 मॉलिक्यूल है, कितने कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन हो गए, इक्वेशन बैलेंस है। ग्लिसरल्डिहाइड, अब देखो इसमें क्या होता है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं। हमने एक कंपाउंड जो पढ़ा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें कितने फास्फोरस के एटम है, 2 कंपाउंड है 3 कार्बन के, और इसमें कितने फास्फोरस हैं, 2। अब 2 फास्फोरस लगने के बाद इसमें 2 मॉलिक्यूल है, एक फास्फोरस एक मॉलिक्यूल के पास है। इसमें देखो इसमें 2 फास्फोरस और ऐड हो जाएंगे, 2 फास्फोरस और ऐड होंगे, तो देखो इसमें क्या हो गया, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, मतलब इसमें जो 2 फॉस्फेट जुड़ रहा है। अब देखो 1 पोजीशन और 1 और 3 पोजीशन पे जाके ये फास्फोरस ऐड हो गए। अब देखो इसमें कितने टोटल फास्फोरस हो गए, 4, 2 कंपाउंड है, ईच के पास 2, तो कितने 4 फास्फोरस हो गए, 1 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1 3 20, मतलब 2 है, तो हमें इंडिकेट करना होगा उसका नंबर, 1 3 20 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, एक कंपाउंड बन गया। अब देखो इसके पास 2 मॉलिक्यूल है, और दोनों के पास 2 कितना है, फास्फोरस है। अब इसके पास, अब इसमें क्या होगा, सब्सटेंस लेवल फॉस्फोराइजेशन होगा। फॉस्फोराइजेशन मतलब आगे मैं बताऊंगा, एटीपी के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइजेशन बोलते हैं। सब्सटेंस लेवल फॉस्फोराइजेशन, फास्फोरस जब यूज होता है, मतलब उसके ऐड करते हैं किसी का एडीपी के साथ, तो इसको आगे मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप देखो ए
1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट है ना। अब इसमें क्या होगा, इससे क्या होता है, इसके जैसे आगे बढ़ता है काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, इससे 2 एटीपी का मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो 2 एटीपी इधर, हमने यहाँ पे कितने एटीपी यूज किया था, एक एटीपी यहाँ यूज किया, एक एटीपी यहाँ यूज किया, कितने एटीपी हम यूज कर चुके हैं, 2 एटीपी यूज कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ रहा है जहाँ पे फर्स्ट सब्सटेंस लेवल फॉस्फोराइजेशन इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 2 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। देखो जो मतलब आगे कंपाउंड बनता है ना, उसी से रिलेटेड वो एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार थोड़ा दिमाग लगा के मतलब सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, याद हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना, इसमें जैसे कि 2 एटीपी बना, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी बनने के लिए कितने फास्फोरस इसमें से हटेंगे, 2 एटीपी बनने के लिए 2 फास्फोरस। जैसे इसमें 1 एटीपी के लिए कितने इनऑर्गेनिक फास्फेट लगता है, 1, तो 2 के लिए कितने लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे, तो 4 एटीपी था, सॉरी फास्फोरस था, तो उसमें अब कितने कितने रह गया, एक रह गया 2 मॉलिक्यूल के पास, तो 2। आप देखो इसमें क्या हुआ, 3 पोजीशन पे है फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड है। अब देखो इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में म्यूटेशन होता है, म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। म्यूटेशन क्या होता है, देखो म्यूटेशन आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्लास 12 में। उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल के कुछ कंपाउंड जो होते हैं ना, सॉरी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के अंदर के जो स्ट्रक्चर एलिमेंट से बना रहता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे के पोजीशन चेंज हो जाता है, जैसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो वही चीजें इसमें एटम का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पे था, 3 मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। अब इसमें जैसे म्यूटेज आएगा ना तो 2 पोजीशन पे आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 2 नंबर पोजीशन पे आ गया, तो इसमें 3 से 2 पे आया, तो किसके म्यूटेज के प्रेजेंस में आया है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, वही नाम है सिमिलर। अब देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, अब में इसमें क्या होता है, इनोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और इसका क्या होता है फॉस्फोग्लाइकोपाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जैसे कि हम पढ़े थे ना फोटोसिंथेसिस में, उसमें आया था ना C4 साइकिल में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो चुका है, इनोलेज के प्रेजेंस में, इनोलेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में जब पाइरुवेट काइनेज एंजाइम जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर क्या होगा, देखो इसमें कितने, आप देखो इसमें फास्फोरस के पोजीशन यहाँ से 2 एटीपी और बन जाएगा, 2 एटीपी बनते ही इसमें से एक फास्फोरस था ना, जैसे देखो यहाँ से आने के बाद पोजीशन हमने नहीं दिखाया, तो इसमें क्या होता है फास्फोरस यहाँ से अब हट जाएगा, जैसे यहाँ से फास्फोरस हट जाएगा तो इसमें क्या रह जाएगा, केवल पाइरुवेट रह जाएगा, क्योंकि इसमें इसके पास 2 मॉलिक्यूल है, तो कितने हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के पास कितने फास्फोरस होंगे, एक के पास एक है, तो 2 हो गया, 2 फास्फोरस हो गया। अब इससे हम 2 एटीपी बना लिए एडीपी देके, यहाँ पे एडीपी दे रहा है और इस कंपाउंड से 2 फास्फोरस आ जा रहा है, तो कितना 2 एटीपी बन गया। अब यहाँ से दोनों कंपाउंड से क्या हटा दो, फास्फोरस हटा दो, तो क्या हो जाएगा पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, इसको पाइरुवेट बोलो या पाइरुविक एसिड बोलो, दोनों सिमिलर बात होती है, ठीक है। ये साइकिल समझ में आ गया। अब इस साइकिल की एक और इम्पोर्टेंट बातें हमें देखना है इसमें। अब देखो आप गौर से देखो, ये जो मतलब एरो दिख रहा है ना, इसमें दोनों तरफ मतलब वो तीर का निशान लगा हुआ है,
कितने से कम, मतलब एरो में दोनों मतलब कितने में नहीं लगा। देखो एक फर्स्ट में एक ही तरफ एरो है, एक फर्स्ट और एक थर्ड, फर्स्ट थर्ड और लास्ट, तीन ऐसे ये पूरे 10 स्टेप है, ठीक है, 10 स्टेप है। इसमें तीन जगह फर्स्ट थर्ड और लास्ट 10, ये जो जो दोनों तीन स्टेप है ना, ये क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब ये साइन किसके इंडिकेट करता है, ये साइन आप एक बार देख लो, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ये इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट बन गया, कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर एरो एक ही तरफ है केवल, तो रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब एक नीचे थर्ड नंबर पोजीशन पे ऐसा ही है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट से अब रिटर्न बैक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है। अब देखो लास्ट स्टेप पायरुवेट अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो इसमें कितने एटीपी हमें मिला है। अब देखो यहाँ पे एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जहाँ पे यूज किया है ना, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना है, NADH2, या तो NADH2 मान लो इसको, H को इसी में लगा दो, NADH2। ये क्या है, अब ये चला जाएगा ETS में, ETS जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एनर्जी के करेंसी है, ये भी एनर्जी का एक रूप है। ये जब ब्रेक डाउन होता है ना ETS में, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिए थे, तो वहाँ पे क्या बना था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 NAD प्लस दिए थे, तो उससे हमें क्या मिला था, 2 NADH2, मतलब NADH2 मिला था, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ETS में जाता है, जहाँ पे हम इससे एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब इसको आपको काउंट करना है कितने एनर्जी हमने ATP दिया था। इस वाले पार्ट में 2 ATP दिया था, और यहाँ 2 ATP बना है, और 2 यहाँ पे बना है। टोटल बना कितना है, 4 ATP टोटल बना है, 4 ATP बना है, ठीक है, 4 ATP टोटल बना है, 4 ATP टोटल बना है। और कंज्यूम कितना हुआ है, यूज कितना हुआ है, यूज कितना हुआ है, 1 2 यूज हुआ है, 2 ATP इसमें से घटा दो, कितना टोटल हमारे पास गेन कितना आया, मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल 2 ATP फॉर्म हुआ, 2 ATP हमें फॉर्म हुआ, और 2 NADH2 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म हुआ, और 2 ATP, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लाइकोलाइसिस के। सबस्टेंस लेवल फॉस्फोराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। इससे इसका मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्टेंस लेवल फॉस्फोराइजेशन, ADP, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जैसे कि साइकिल में हमने देखा था कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिए थे, तो कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, सॉरी पायरुवेट या पायरुविक एसिड दोनों सिमिलर चीज है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड हमें 2 मॉलिक्यूल मिला है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूज करने पे कितने मॉलिक्यूल मतलब पायरुविक एसिड का बनता है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ऑल स्टेप ऑफ रिएक्शन आर
रिवर्सिबल, मतलब सारे रिएक्शन के जो स्टेप है मैक्सिमम आप देखो, एक्सेप्ट हेक्सोकाइनेज वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट था, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देखो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक नाम से जानते हैं, पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर एंजाइम। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंजाइम भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंजाइम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए। और पायरुविक काइनेज या पायरुवेट काइनेज, लास्ट वाला जो स्टेप था, लास्ट स्टेप, वो भी क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। ये तीन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट देखो, ये काम आएगा नेट गेन कितना है, 2 एटीपी मैंने बता दिया। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ कितना, देखो हमें क्या क्या मिला है चीजें, नेट गेन कितना हुआ था, 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, डायरेक्ट हमें मिला था। फॉर्म तो 4 हुआ था, लेकिन 2 हमने जो दिया था उसको छांट के, उसको काट के, उसको अपने निकालने के बाद कितना बचा था, 2 बचा था। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिला था, वो भी। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको आप एक बार समझ लो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, आगे आपको काम आएगा, यहाँ पे आप याद कर लेना या ये पे नोट्स में लिख लेना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH यहाँ पे नहीं पढ़ना, आगे हमें मिलेगा। ये कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें मतलब देता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में या AMP पाथवे में, टेक प्लेस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन के अब्सेंट में ही होता है। एल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। इस साइंटिस्ट 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसके साइकिल का नाम दिया गया है। इसमें हमने सारी चीज़ें बता दिया था, इसके सारे स्टेप आपको एक एक मतलब याद कर लेना। 2 जगह इसमें ATP फॉर्मेशन हो रहा है, वो कौन कौन स्टेप पे हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहा है, आप याद कर लेना, ठीक है। मैंने सारा बता दिया इसमें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नए हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।